आज की हमारी बातचीत एक ऐसे विषय पर है जो हमें जड़ से हिला सकता है। हम सब पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, पर ज्यादातर पैसों और अमीरी गरीबी के चश्मे से। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर शोषण का जाल इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा हो? हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो एक चौंकाने वाला दावा करते हैं। हाँ, और दावा ये है कि शोषण सिर्फ हमारी जेब पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग और हमारी आत्मा पर भी हमला करता है। एक त्रिस्तरीय हमला। बिल्कुल। स्रोत प्राउट यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी पर आधारित है, जो शोषण को इन 3 स्तरों पर देखती है: भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो आज हम इन्हीं परतों को एक एक करके खोलेंगे। हाँ, और सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि एआई और टेक्नोलॉजी के इस दौर में शोषण के ये पुराने तरीके कैसे नए और ज्यादा खतरनाक हथियार अपना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मोर्चे की बात करते हैं जो सबसे जाना पहचाना है। भौतिक यानी आर्थिक शोषण। हाँ, पैसे और संसाधनों की लड़ाई। यहाँ से कहानी कैसे शुरू होती है? देखिए, कहानी शुरू होती है जमाखोरी से। स्रोत का जो मूल तर्क है वो ये है कि भौतिक शोषण तब होता है जब समाज की आर्थिक शक्ति मतलब पैसा कुछ मुट्ठी भर लोगों या कॉरपोरेशंस के हाथों में जम जाता है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि समाज एक शरीर है और पैसा उसका खून। अगर खून दिल में ही जमा हो जाए और हाथ पैर तक ना पहुंचे तो क्या होगा? पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाएगा। बिल्कुल। पूंजीवाद ठीक यही करता है, पैसे के बहाव को रोककर कुछ तिजोरियों में बंद कर देता है। और ये दिलचस्प है कि ये दुश्मन एक ही चेहरे में नहीं रहता। स्रोत बताता है कि इसने वक्त के साथ कई मुखौटे पहने हैं। हाँ, एक बहुरूपिया है। और इसकी लिस्ट तो काफी लंबी है। कभी ये सामंतवाद मतलब फ्यूडलिज्म के रूप में आया जहां जमीन पर कब्जा था। फिर आया मुक्त व्यापारवाद लेजे फेयर कैपिटलिज्म, जिसने बाजार को खुली छूट दे दी। उसके बाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। हाँ, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, जिन्होंने पूरे देशों को गुलाम बना लिया। और आज भी तो इसके नए रूप हैं। स्रोत नव उपनिवेशवाद की बात करता है। नियो कॉलोनियलिज्म, जहां सीधे कब्जा नहीं होता बल्कि कर्ज और कॉर्पोरेट कंट्रोल से देशों को चलाया जाता है। और बहुराष्ट्रीय निगम तो हैं ही। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर थोड़ी खटक रही है। स्रोत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी को भी शोषण का एक रूप बताया गया है। कई लोग तो इसे एक बीच का रास्ता, एक समाधान मानते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इस नजरिए से देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक तरह का भ्रम पैदा करती है। भ्रम कैसे? ये पूंजीवाद के जहरीले दांतों पर एक मखमली कवर चढ़ाने जैसा है। अच्छा। ऊपर से लगता है कि सरकार का नियंत्रण है, समाज कल्याण हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर धन का केंद्रीकरण जारी रहता है। व्यवस्था का जो मूल ढांचा है वो नहीं बदलता। तो मतलब बस शोषण का तरीका थोड़ा विनम्र हो जाता है। बिल्कुल, नतीजा वही रहता है, अमीर और अमीर होते हैं और गरीब व्यवस्था पर निर्भर रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शोषण का ब्रांड बदल जाता है लेकिन प्रोडक्ट वही रहता है। एकदम सही। और आज एआई के जमाने में तो इसका एक नया ही ब्रांड दिख रहा है। गिग इकोनॉमी है, ऑटोमेशन से जाती नौकरियां, ये सब उसी भौतिक शोषण का 21वीं सदी का संस्करण है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। एआई और ऑटोमेशन इसी खेल को और तेज कर रहे हैं। अब उत्पादन के साधनों पर कब्जा करने के लिए फैक्ट्री की भी जरूरत नहीं, बस एक एल्गोरिदम पर कंट्रोल ही काफी है। हाँ, यह भौतिक शोषण का सबसे आधुनिक और अदृश्य रूप है। तो पैसों और संसाधनों की ये लूट तो वो है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आंकड़ों में महसूस कर सकते हैं। लेकिन स्रोत का सबसे डरावना दावा ये है कि असली लड़ाई तो पर्दे के पीछे हमारे दिमागों में लड़ी जाती है। ये मानसिक शोषण क्या चीज है? यहां से खेल बहुत सूक्ष्म और, जैसा आपने कहा, खतरनाक हो जाता है। स्रोत इस मानसिक शोषण को 2 हिस्सों में बांटता है। अच्छा। पहला है बौद्धिक पूंजीवाद, इंटेलेक्चुअल कैपिटलिज्म। इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान की जमाखोरी। ज्ञान की जमाखोरी? हाँ, समाज के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, लेखक, प्रोफेसर, कलाकार जब अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करने की बजाय सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं और करियर के लिए करते हैं तो वो ज्ञान को कुछ खास लोगों तक सीमित कर देते हैं। हाँ, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है कि कैसे वैज्ञानिक अक्सर उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जिनसे बड़ी कॉरपोरेशंस को फायदा हो, बिल्कुल, बजाय उन समस्याओं को सुलझाने के जिनसे आम जनता जूझ रही है, जैसे साफ पानी या सस्ती ऊर्जा। सही कहा। ये ज्ञान के गलत इस्तेमाल का एक सीधा उदाहरण है और इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं।
स्रोत 4 बड़े नतीजों की बात करता है। क्या है वो? पहला, आबादी का एक बड़ा हिस्सा अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाता है। दूसरा? लोगों में सवाल पूछने की, अपने अधिकारों को समझने की चेतना ही नहीं पनपने दी जाती। और तीसरा? तीसरा सबसे घातक है। लोगों के अंदर एक हीन भावना, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और डर भर दिया जाता है। उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, व्यवस्था ऐसी ही चलेगी। और चौथा नतीजा तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच है, समाज का बंटवारा। हाँ, चौथा नतीजा है नैतिक और बौद्धिक विकास का रुक जाना। इससे समाज में हम और वो वाली खतरनाक सोच पैदा होती है, जिसे स्रोत में भौम भाव प्रवणता कहा गया है। हाँ, जियो सेंटिमेंट, मतलब लोग अपने इलाके या देश को लेकर कट्टर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है गोष्ठी भाव प्रवणता, सोशल सेंटिमेंट, जहां लोग अपनी जाति, धर्म या समुदाय को ही सबसे ऊपर मानने लगते हैं। और इस बंटवारे की आग में पूंजीपति अपनी रोटियां सेकते हैं। बिल्कुल, ताकि लोग आपस में लड़ते रहें और असली लुटेरे पर किसी का ध्यान ही ना जाए। जब बुद्धिजीवियों का ज्ञान को अपने तक रखना एक तरह का मानसिक शोषण हुआ। हाँ। लेकिन स्रोत इससे भी एक कदम आगे जाता है और एक ऐसे शोषण की बात करता है जो सीधे सीधे हमारे मनोविज्ञान से खेलकर हमारी जेब खाली करता है। ये मानस आर्थिक शोषण क्या है? साइको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये पूंजीवादी शोषण का सबसे आधुनिक और घातक रूप है। इसमें पहले आपके दिमाग पर कब्जा किया जाता है, फिर आपकी जेब पर। पहले मानसिक रूप से पंगु बनाओ, फिर आर्थिक रूप से लूटो। सही, ये एक दो तरफा हमला है। आज के दौर में तो इसके उदाहरण हर तरफ बिखरे पड़े हैं, जैसे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम। हाँ, बिल्कुल। वो हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हमें एक वैचारिक बुलबुले में कैद कर देते हैं और फिर उसी हिसाब से हमें विज्ञापन बेचते हैं। एकदम सही, ये मानस आर्थिक शोषण ही तो है। स्रोत में इसके कई तरीके बताए गए हैं जो आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। जैसे एक अपसंस्कृति, एक सूडो कल्चर का प्रसार करना। सोचिए, टिकटॉक पर चलने वाले निरर्थक ट्रेंड्स या ऐसा मनोरंजन जो युवाओं को सोचने समझने के बजाय सिर्फ उपभोक्ता बनाता है। ये सब उसी अपसंस्कृति का नया चेहरा है। इसका मकसद युवाओं के नैतिक मनोबल को तोड़ना है ताकि वे एक जागरूक नागरिक ना बन पाएं। और महिलाओं को लेकर भी स्रोत एक बहुत जरूरी बात कह रहा है। हाँ, कि उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाकर उन्हें आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर बनाना भी इसी शोषण का एक हिस्सा है। और साथ ही मीडिया पर पूंजीपतियों का नियंत्रण, ताकि वो अपने मतलब की कहानी सुना सकें। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना जो बच्चों के मनोविज्ञान को समझती ही नहीं, जो उन्हें रटना तो सिखाती है पर सोचना नहीं। ये तो बहुत ही गंभीर बातें हैं। और एक और बात, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्महीनता का प्रसार करना ताकि समाज का नैतिक आधार ही कमजोर हो जाए। ये सब मानस आर्थिक शोषण के ही हथियार हैं। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। एक पल के लिए रुक कर सोचें तो हमारे आसपास की कितनी ही चीजें, विज्ञापन, खबरें, यहाँ तक कि शिक्षा, इसी मानसिक हेरफेर का हिस्सा हो सकती हैं। तो इससे लड़ने का कोई रास्ता है? स्रोत बुद्धिजीवियों और जागरूक लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी देता है। 3 कदम सुझाए गए हैं। अच्छा। पहला, अपनी सोच को हर तरह के पूर्वाग्रह और कट्टरता से आजाद रखना। दूसरा, एयर कंडीशनिंग कमरों से बाहर निकलकर जमीन पर उतरना और आम लोगों के साथ मिलकर उनके कल्याण के लिए काम करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, शोषण के खिलाफ चल रहे हर आंदोलन को अपनी आवाज, अपनी कलम, अपने ज्ञान से समर्थन देना। तो हमने पैसे की लूट देखी, फिर दिमाग पर कब्जे की साजिश समझी। अब हम शोषण के सबसे गहरे, सबसे अनदेखे स्तर पर आते हैं, आध्यात्मिक शोषण। ये विचार ही अपने आप में बहुत अनोखा है। इसका क्या मतलब है? स्रोत इसे आध्यात्मिक पूंजीवाद कहता है, स्पिरिचुअल कैपिटलिज्म। आध्यात्मिक पूंजीवाद। हाँ, ये उन लोगों की ओर इशारा करता है जो आध्यात्मिक तो हैं, लेकिन उनका आध्यात्म स्वार्थी है। वे समाज, परिवार, दुनिया की समस्याओं को छोड़कर सिर्फ अपनी व्यक्तिगत मुक्ति या मोक्ष के लिए किसी गुफा में या एकांत में तपस्या करते हैं। ये एक तरह की जमाखोरी है। जमाखोरी? हाँ, जैसे कोई पैसे जमा करता है, कोई ज्ञान, वैसे ही ये लोग आध्यात्मिक ऊर्जा और अनुभूति को जमा करते हैं। इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया हो, लेकिन वो उसे दुनिया को बताने की बजाय सिर्फ इसलिए छिपा कर रखे ताकि वो अकेले 100 साल जी सके। अच्छा। स्रोत के मुताबिक आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ऐसा करना आध्यात्मिक कृपणता है। वाह! तो फिर सच्ची आध्यात्मिकता क्या है? सच्ची आध्यात्मिकता का मूल मंत्र है आत्म मोक्षार्थ जगत हिताय च, यानी अपनी मुक्ति के साथ साथ पूरी दुनिया की भलाई भी। बिल्कुल। एक सच्चा आध्यात्मिक इंसान दुनिया से भागता नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर उसे बदलने के लिए लड़ता है।
वो एक घास के तिनके से लेकर हर इंसान में उसी एक परम चेतना को देखता है। जब सब कुछ उसी एक का रूप है, तो वो किसी से भेदभाव या किसी का शोषण कैसे कर सकता है? तो इस आध्यात्मिक शोषण को खत्म करने और एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता क्या है? खासकर आज जब एआई जैसी ताकतें इंसान को और स्वार्थी बना सकती हैं? शोध कहता है कि आज समाज को सद्विप्र के नेतृत्व की जरूरत है। सद्विप्र? हाँ, और ये साफ करना जरूरी है कि सद्विप्र कोई जाति, धर्म या समूह नहीं है। ये एक आदर्श है, एक चेतना का स्तर है। तो कौन है सद्विप्र? सद्विप्र वो इंसान है जो आध्यात्मिक रूप से जागा हुआ है, नैतिक रूप से मजबूत है और अपने ज्ञान और हिम्मत का इस्तेमाल समाज को शोषण से मुक्त कराने के लिए करता है। यही लोग समाज की प्रगति की धारा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, स्रोत के नजरिए से पूंजीवादी शोषण सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुआयामी हमला है जो 3 स्तरों पर काम करता है। भौतिक स्तर पर पैसे की जमाखोरी, मानसिक स्तर पर सोच को गुलाम बनाना, और आध्यात्मिक स्तर पर परम ज्ञान को समाज से दूर रखना। बिल्कुल। और अंत में स्रोत का संदेश निराशावादी नहीं, बल्कि बेहद आशावादी और प्रगतिशील है। यह एक समग्र क्रांति का आह्वान है जो बाहर और भीतर दोनों जगह एक साथ हो। एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें शोषण के इन तीनों रूपों से एक साथ लड़ना होगा। इसके लिए सिर्फ आर्थिक और सामाजिक बदलाव काफी नहीं है, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक जागृति की भी जरूरत है। और जिसका नेतृत्व सद्विप्रा जैसे आदर्शवादी लोग करें। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। जो लोग इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कुछ मंच भी हैं। हाँ, जो श्रोता इस नव मानवतावादी दृष्टिकोण और प्रूटिस्ट विश्लेषण को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, वे सद्विप्राज मूवमेंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा। और जो इन विचारों का अध्ययन करके एक बेहतर दुनिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, वे प्राउड स्टडी सर्कल से भी जुड़ सकते हैं। तो ये ज्ञान को अमल में बदलने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। स्रोत शोषण के इन 3 स्तरों भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक का वर्णन करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जाने अनजाने शोषण के इन सूक्ष्म रूपों में कहाँ शामिल हो रहे हैं या उनका शिकार हो रहे हैं। सही बात है। क्या हमारे फोन पर आने वाला हर नोटिफिकेशन मानसिक शोषण का हिस्सा है? क्या हमारे करियर की अंधी दौड़ आध्यात्मिक पूंजीवाद का एक रूप है? इन 3 स्तरों को समझने के बाद क्या हम दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकते हैं?